वैसे तो आपने डिफरेंट टाइप के एक्स रे ट्यूब के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन बेसिकली दो तरह के एक्स रे ट्यूब अवेलेबल हैं, स्टेशनरी एनोड एक्स रे ट्यूब एंड रोटेटिंग एनोड एक्स रे ट्यूब। अगर बात की जाए स्टेशनरी एनोड एक्स रे ट्यूब की, तो यहाँ पर जो एनोड टारगेट होता है वो फिक्स होता है कॉपर ब्लॉक में, जो हीट को डेसिपेट करने में हेल्प करता है। लेकिन रोटेटिंग एनोड एक्स रे ट्यूब में एनोड टारगेट एक स्ट्रिप होती है विच इज माउंटेड ऑन अ सर्कुलर डिस्क, और एक्सपोजर के दौरान यह डिस्क बहुत तेज गति से रोटेट करती है, जिसकी वजह से एनोड टारगेट से हीट आसानी से डेसिपेट हो जाती है। अगर बात की जाए एक्सरे प्रोडक्शन की, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम फिलामेंट करंट अप्लाई करते हैं तो फिलामेंट हीटअप होता है और थर्मियोनिक इमिशन की वजह से फिलामेंट के आसपास इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड बन जाता है, और इस क्लाउड को हम बोलते हैं स्पेस चार्ज। जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मतलब जब हम केवीपी अप्लाई करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और हाई स्पीड के साथ ये एनोड के फोकल स्पॉट पर स्ट्राइक करते हैं, जो टंगस्टन और रीनियम का बना होता है। इलेक्ट्रॉन्स फोकल स्पॉट पर स्ट्राइक करने के बाद अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करते हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी हीट और एक्सरे में कन्वर्ट हो जाती है। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि 99% हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और केवल 1% एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक्सरे ट्यूब कितनी इनएफिशिएंटली काम करती है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है इतनी मात्रा में फोकल स्पॉट पर हीट का जनरेट होना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोकल स्पॉट से अगर हीट प्रॉपरली डेसिपेट नहीं होती है, मगर यहाँ से ये हटती नहीं है, तो एनोड मेल्ट हो सकता है और इसकी वजह से एक्सरे ट्यूब खराब हो सकती है। चलिए एक बात और जान लीजिए कि जो लोड आप एक्सरे ट्यूब को दे रहे हो, मतलब जो हैवी एक्सपोजर आप दे रहे हो एक्सरे ट्यूब में, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उससे कितनी हीट जनरेट हो रही है। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक्सरे करते हो तो केवीपी, एमए और एक्सपोजर टाइम को सेलेक्ट करते हो, और जब आप एक्सपोज करते हो तो थर्मल एनर्जी को जनरेट करते हो। मतलब एक्सरे ट्यूब का जो फोकल स्पॉट है वहाँ पर आप हीट को जनरेट कर रहे हो। अगर जो आपने हीट जनरेट करी है वो ट्यूब की हीट लोडिंग कैपेसिटी को अगर एक्सीड करता है, तो एक्सरे ट्यूब के खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए, जो हीट जनरेट हो रही है एक्सरे ट्यूब में, उसको हम एक स्पेशल यूनिट में मेजर करते हैं, इसको बोलते हैं हम HU, हीट यूनिट। इसको आप हॉन्सफील्ड यूनिट से कंपेयर मत कीजिएगा, वो एक अलग चीज़ है। सो बाय डेफिनेशन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस फ्रॉम ए गिवन एक्सपोजर इज एक्सप्रेस एज ए हीट यूनिट। देखिए, वैसे तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल्स, लेकिन हम यहाँ पर एक स्पेशल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं हम HU, विच इज़ हीट यूनिट। एंड हीट यूनिट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ KVP, MA एंड एक्सपोजर टाइम, और इसकी वैल्यू हर जनरेटर के लिए अलग अलग होती है। अगर हम सिंगल फेज जनरेटर की बात की जाए तो हीट यूनिट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ KVP, MA एंड सेकंड। KVP यहाँ पर वोल्टेज है, MA इज अ ट्यूब करंट, सेकंड इज एक्सपोजर टाइम। अगर बात की जाए 3 फेज 6 पल्स जनरेटर की, तो यहाँ पर थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जाता है। यहाँ पर आ जाता है वेव फॉर्म फैक्टर, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 1.35। तो हमारा हीट यूनिट का फॉर्मूला हो गया 1.35 इंटू KVP इंटू MA इंटू सेकेंड्स। अगर बात की जाए 3 फेज 12 पल्स जनरेटर की, तो यहाँ पर वेव फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है 1.41। तो हीट यूनिट की वैल्यू हो गई 1.41 इंटू KVP इंटू MA इंटू सेकेंड्स। और उसी प्रकार हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर के लिए वेव फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है 1.44। तो इसी तरीके से आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको जानना ज़रूरी है कि 3 फेज जनरेटर या हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर की वजह से एनोड पर जो हीट जनरेट हो रही है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल फेज जनरेटर, क्योंकि यहाँ पर वेव फॉर्म फैक्टर इन्वॉल्व होता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज मिलती है वो काफ़ी यूनिफॉर्म मिलती है, और जिसकी वजह से हीट का डिस्ट्रीब्यूशन भी एनोड पर काफ़ी यूनिफॉर्मली होता है।